नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 9 सितंबर 2024 की एक जजमेंट है और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जरा भी इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं तो पीएमएलए एक्ट है वो प्रिवेल करेगा। और यहाँ पर कई इश्यूज थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किए हैं और साथ में ये भी क्लैरिफाई कर दिया है सेक्शन 63 सब पार्ट 4 के अंदर कि जो प्रोसीडिंग्स जो होती हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करते हैं जो प्रोसीडिंग्स, तो वो एक प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो अंडर सेक्शन 193 टू 228 इंडियन पिनल कोड के तहत की मानी जाती है। और कोई भी अगर डायरेक्शंस को वायलेट किया जाएगा तो उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है 174 इंडियन पिनल कोड के तहत। तो यहाँ पर इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इशू डिस्कस किया है और बताया है कि टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का जो इशू था जो अपीलेंट्स ने रेज किया था, उन्होंने बताया था कि उनका जो रेजिडेंस है वो मींस वेस्ट बंगाल में है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी जो ऑफिस है वो भी वेस्ट रीजनल ऑफिस है वो वेस्ट बंगाल में है। एक टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का जो इशू था वो रेज किया गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का जो इशू है वो इसमें नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो अपने रीजनल ऑफिसेस बनाए हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। तो और ये टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का जो इशू था वो उठाया, तो उन्होंने बताया कि जो रिस्पोंडेंट हैं जो इन्होंने रेज किया था टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का, तो इसमें यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो आर्टिकल्स की जो बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अरेस्ट पहले किया जाता है उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तब जो लिबर्टी का जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 और जो दूसरे रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं तब वो मींस जो पिक्चर में आ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ समन इशू कर लेने से ये नहीं होगा कि किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं। तो आइए हम इसके जो कंटेंट्स हैं उस जजमेंट को देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उसको भी डिस्कस किया और ये कोर्ट बताया है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं और यहाँ पर एक बताया कि जो सेक्शन 50 है पीएमएलए का वो भी एक जेंडर न्यूट्रल है। 160 में जो एक वुमेन्स को छूट दी गई है कि आप समन के लिए आप मींस अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड हो, कोई सिक हो, चाहे कोई चाइल्ड हो, तो उसमें एक प्रोविजन बना हुआ है सेक्शन 160 में। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट है वो एक जेंडर न्यूट्रल है। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में बताया। तो यहाँ पर देखिए दोनों अपील्स थी वो आई थी, वो हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर आई थी। मींस अपीलेंट ने पहले हाई कोर्ट्स में अपनी रिट पिटीशंस थी वो फाइल की थी, वो फिर डिसमिस हो गई थी। और यहाँ बताया कि अपीलेंट्स जो और ये बताया कि जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने एक क्वेश्चन की पिटीशन फाइल की थी और यहाँ पर जो अपीलेंट 2 हैं वो एक लेडी हैं और उन्होंने एक अपनी क्वेश्चन की पिटीशन थी वो फाइल की थी सेक्शन 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। उन्होंने जो समन्स इशू हुए थे उसके लिए क्वेश्चन की जो है वो प्रेयर मांगी थी और फर्दर डायरेक्शन मिला था कि कोई भी इस प्रकार का जो समन्स हैं वो फर्दर ना इशू किए जाए सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट के तहत। और उनको जो अपीयरेंस थी वो न्यू दिल्ली में अपीयरेंस के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो होम टाउन जो प्लेस ऑफ डोमिसाइल है वो कोलकाता है। तो और दूसरी जो पिटीशन थी वो जो है वो अपीलेंट ने फाइल की थी, वो उन्होंने क्वेश्चन की मींस अपीलेंट नंबर 2 ने सो एंड सो पिटीशन थी वो फाइल की थी और एक प्रेयर मांगी थी। एक ऑफेंस अंडर 174 इंडियन पिनल कोड का था वो जो मींस उनको मींस ऑफेंस के अंदर जो प्रोसिक्यूट किया जाता है उसको भी क्वेश्चन करने के लिए जो प्रेयर मांगी थी, जो कि एक ऑर्डर पास हुआ था चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला कोर्ट में। बिकॉज ने जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट फाइल की गई थी मींस एनफोर्समेंट की साइड से, तो समन्स इशू हुए थे तो उसकी क्वेश्चन की भी इन्होंने प्रेयर मांगी थी मींस मांगी थी। अब फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि एक एफआईआर थी वो
रजिस्टर्ड हुई थी सीबीआई द्वारा एसीबी कोलकाता में, और ऑफेंसेस थे सेक्शन 120 बी, 409 और सेक्शन 13 के जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट है उसके जो प्रोविजंस के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। और ऑफेंस ये था कि इलीगल एक्सकवेशंस और चोरी हो रही है कोल की, एक लीज होल्ड एरियाज थे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में, वहाँ पे चोरी हो रही है। और कुछ जो मीन्स एक व्यक्ति का नाम बताया और उनके जो सर्टेन एम्प्लॉयज हैं ईसीएल के, वो मीन्स उनकी कॉनाइवेंस से हो रहा है। और एफआईआर के बेसिस पे एक ईसीआईआर भी रजिस्टर्ड हुई रिस्पोंडेंट द्वारा, और जो कि हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट जो है न्यू दिल्ली में इसका लोकेटेड था। इन्वेस्टिगेशन में जब एफआईआर की तो जो कोल की जो चोरी थी और इलीगल एक्सकवेशन थी वो बताया गया कि क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो ईसीएल में कर रहे हैं, और जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्विपमेंट्स थे वो इलीगल कोल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो जिससे किया जा रहा था उसको सीज कर दिया। और पाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था वो 1300 करोड़ का था, और जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो हैं उन्होंने एक अक्यूज का नाम बताया, उनको अरेस्ट किया था 16 मार्च 2021 में, और अदर एक इंस्पेक्टर भी थे सोनसो पुलिस स्टेशन के, उनको भी अरेस्ट किया गया। और कहा कि एक इलीगल कोल्ड माफिया के पार्ट हैं और उन्होंने काफ़ी 100 करोड़ ऑफ रुपीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग की है। और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने 168 करोड़ रुपए 109 दिन में लिए थे। एक को एक्यूज्ड है, उनका नाम बताया गया है, और उन्होंने कहा था कि ये सारा मनी जो पॉलिटिकल बॉसेस को देना था, और जिसमें जो एक को एक्यूज्ड है उनका नाम भी बताया गया है, और 168 करोड़ थे वो ट्रांसफ़र किए गए थे वाउचर्स द्वारा दिल्ली और ओवरसीज में। अब रिस्पोंडेंट ने समन्स इशू किया अपीलेंट नंबर 1 को, फिर सेक्शन 50 पीएमएलए के तहत, और पर्सनल अपीयरेंस थी, कहा कि नई दिल्ली में आए और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, और फिर समन्स फिर इशू किया गया अपीलेंट नंबर 1 को। उन्होंने फिर कहा कि डॉक्यूमेंट्स जो थे मींस अपनी मींस प्रेजेंस थे 12 अगस्त 2021 को। अपीलेंट नंबर 2 ने फिर एक और समन्स इशू किए अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए के तहत, कहा कि अब यहाँ पर अपीलेंट नंबर 2 को दिए कि उनकी भी जो लेडी है उनकी भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए मीन्स दिल्ली में आने को कहा, और कहा कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं उस जो समन में मांगे गए थे लेकर आए। लेकिन दोनों अपीलेंट्स थे उन्होंने प्रेजेंट नहीं हुए, और अपने रिस्पेक्टिव रिप्लाईज थे वो दे दिए कि वो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो कंप्लाई कर सकें समन्स को। और फिर इसके बाद रेस्पोंडेंट ने फिर समन इशू किए अपीलेंट नंबर 1 को कि वो प्रेजेंट हों न्यू दिल्ली में 6 सितंबर 2021 को, और अपीलेंट नंबर 2 को भी कहा कि वो भी 1 सितंबर 2021 को प्रेजेंट हो। अब अपीलेंट नंबर 2 ने समन्स का रिप्लाई दिया था 18 अगस्त 2021 में, और कहा कि रिस्पोंडेंट को कहा कि वो एग्जामिन कर लें कोलकाता में, और फंक्शनल ऑफिस जो रिस्पोंडेंट का कोलकाता में भी है, और अलेज्ड कॉज ऑफ एक्शन भी वेस्ट बंगाल में राइज हुआ है। अपीलेंट नंबर 1 ने भी कॉम्प्लायंस किया समन का जो 18 अगस्त 2021 को था, और अपेयर भी हुए रिस्पोंडेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में 6 सितंबर 2021 को। और लेकिन उनको फिर समन दे दिया गया कि सेम डे समन दे दिया कि पर्सनल अपीयरेंस करें, फिर 8 सितंबर 2021 को फिर आए। अपीलेंट इस बार नहीं आए, और एक रिप्लाई था वो 8 सितंबर 2021 को कहा कि 4 वीक्स का टाइम दिया जाए कि वो कलेक्ट कर लें और डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं। और अपीलेंट नंबर 1 को फिर सर्व किया गया अनदर समन के साथ 10 सितंबर 2021 को, कहा कि वो 21 सितंबर 2021 को आए। अब यहाँ पर उस समन्स को चैलेंज किया गया रिट पिटीशन द्वारा हाई कोर्ट में। रिस्पोंडेंट ने कंप्लेंट भी फाइल कर दी अपीलेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट पटियाला कोर्ट में अंडर सेक्शन 190 और सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत, अंडर रीड विद सेक्शन 63 सब पार्ट 4 पीएमएलए के तहत कि एक ऑफेंस किया है 174 इंडियन पिनल कोड का कि जो समन्स भेजे गए थे उसको कंप्लायंस नहीं किया गया। जो समन्स थे वो 4 अगस्त 2021 को दिए गए थे और 18 अगस्त 2021 को दिए थे, और कोर्ट ने 18 सितंबर 2021 को कॉजनेंस ले लिया, और समन्स थे अपीलेंट नंबर 2 को कहा कि वो अपनी प्रेजेंस थे। अपीलेंट जो है वो 30 सितंबर 2021 को वर्चुअली अपेयर हुई और एग्जामिशन मांगी पर्सनल अपीयरेंस की। सीएमएम ने जो ऑर्डर था वो पास कर दिया एग्जामिशन को, और डायरेक्शन दी अपीलेंट नंबर 2 को कि वो पर्सनली प्रेजेंट हो कोर्ट में 12 अक्टूबर 2021 को। अब उस कंप्लेंट जो रिस्पोंडेंट ने और सेड ऑर्डर जो पास किए गए थे सीएमएम के वो चैलेंज कर दिए
अपीलेंट ने, और एक क्रिमिनल मिसलेनियस केस था वो फाइल किया हाई कोर्ट में सो एंड सो दिल्ली में, और जो बहुत रिट पिटीशंस थी और क्रिमिनल मिसलेनियस केस था वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इम्पेंशन ऑर्डर से। अब दोनों के काउंसल्स थे वो अपेयर हुए, सीनियर काउंसल्स थे वो अपीलेंट नंबर 1 के अपेयर, उन्होंने अपनी सबमिशन दी कि सेक्शन 50 PMLA है वो एक सब्सटेंशिएट पावर देता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, लेकिन जो प्रोसीजर नहीं बताता है कि वो किस तरीके से मीन्स एक्सरसाइज पावर करने का प्रोसीजर नहीं बताता है। और जो प्रोसीजर जो टेरिटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या फिर जो सिख हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं, वो अपनी स्टेटमेंट का सेक्शन 50 PMLA के तहत नहीं बताया गया, और सिर्फ 160 और 161 CRPC ही बताता है। और और जो जो पावर दी गई है वो एक्सरसाइज रीजनेबल मैनर पर मीन्स जो एक्सरसाइज इस तरीके से करनी चाहिए, और जो साथ में कहा कि वो फेयर जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जो एस्टेब्लिश्ड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और सेक्शन 4 सपा 2 और CRPC और सेक्शन 65 PMLA को कंबाइंड करके पढ़ा जाए तो यहाँ भी ये बताया कि जो कोड का जो एप्लीकेशन है वो बार्ड नहीं है जब तक कि कोड जो है वो कंसिस्टेंट है PMLA के तहत। और जजमेंट जो विजय मंडल की जजमेंट थी उसने बताया कि ऐसा जो इशू था प्रोसीजर ऑफ समनिंग था वो डील नहीं किया था उस कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब और CRPC का जो प्रोविजन है वो टेरिटोरियल नेक्सस है, जो कमीशन ऑफ द क्राइम जो ज्यूरिसडिक्शनल थ्रेशोल्ड का है। और लेकिन रिस्पोंडेंट जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि किस तरीके से प्रिजुडाइज कर रहे हैं बाय कॉलिंग अपीलेंट नंबर 1 को कोलकाता के ऑफिस में, जबकि उनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो जोनल ऑफिस वहीं है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन्होंने, जो कि कंसिस्टेंट है सेक्शन 51 PMLA के तहत, तो जिन्होंने एक डिमार्केट की थी स्पेसिफिक टेरिटरी जुरिस्डिक्शन जोनल ऑफिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो है, और कहा कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कंप्लाई करनी चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो उसके साथ कॉन्सोनेंस हो। और अपीलेंट नंबर 1 जो है इनका परमानेंट रेजिडेंस कोलकाता में है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो इसलिए ये इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो परमानेंट रेजिडेंस है वो कोलकाता में ही है, तो इससे परमानेंट रेजिडेंस है वो उनका कोलकाता में नहीं हो जाता है। परमानेंट रेजिडेंट कोलकाता में है इसका मतलब ये नहीं कि उनका न्यू दिल्ली में हो जाता है। सेक्शन 91 जो है CRPC है वो सिर्फ समन्स को डील करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, और समन जो इशू किए हैं अपीलेंट नंबर 1 ने PMLA के तहत कि पर्सनल अपीयरेंस रिस्पोंडेंट के समक्ष हुआ है पर्सनल अपीयरेंस दें दिल्ली में, बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है। और अब दूसरे जो सीनियर काउंसिल्स थे वो अपीलेंट नंबर 2 थे, उन्होंने भी अपने अपने सबमिशंस दिए। उन्होंने कहा कि वो लेडी हैं, उनके 2 चिल्ड्रन हैं, और अक्यूज जो है वो प्रेडिकेट ऑफेंस मीन्स जो अपीलेंट नंबर 2 है वो ना तो अक्यूज है प्रेडिकेट ऑफेंस में, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में है। और प्रोटेक्शन जो है वो 160 CRPC के तहत वुमेन को दी गई है। 65 PMLA जो है वो प्रोविजंस बताता है CRPC मीन्स जो CRPC के प्रोविजंस बनाता है जब तक वो इनकंसिस्टेंट ना हो PMLA के विद रिगार्ड्स टू अरेस्ट सर्च एंड सीजर्स और कन्फिस्केशन ऑफ के तहत मीन्स कन्फेशन से रिलेटेड हो। तो अगर इसलिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है समनिंग ऑफ विटनेस का तो इसमें CRPC अप्लाई होगा। आर्टिकल जो 21 है वो एक पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और सिर्फ स्टेट जो है उसे रोक सकती है जो, लेकिन वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है। और इसलिए जो प्रोसीजर फॉर समन्स जो है मीन्स राइट अपीलेंट नंबर 2 को जो सर्व किया गया है वो कर्टेन कर रहा है उनके राइट को लाइफ लिबर्टी, और एक जो कि एक जस्ट और रीजनेबल मैनर पर ही उनको कर्टेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और अब स्टेट ने अपने सबमिशंस दिए, उन्होंने कहा कि 91 CRPC का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, और सेक्शन 91 CRPC किसी भी डॉक्यूमेंट को बुला सकता है, लेकिन उसे सेक्शन 50 PMLA के तहत उसे इक्वेट नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 60 जो 160 है वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर अप्लाई करता है, और लेकिन जो PMLA है वो एक नेचर ऑफ इंक्वायरी और केस से रिलेटेड होता है, वो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जैसा विजय मंडल के केस में बताया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर होती है किसी भी व्यक्ति को समन दे सकता है, उनकी जो अटेंडेंस अगर नेसेसरी है, और स्टेटमेंट जो एक सेक्शन 50 के अंदर दी जा रही है वो एक एडमिसिबल है इन एविडेंस में। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 161 की थी CRPC की वो इनएडमिसिबल है। तो जो जैसा 162 का जो प्रोविजन है वो बताता है, तो मीन्स यहाँ डिफरेंशिएट किया था कि 50 जो PMLA है और 162 के जो प्रोविजंस हैं CRPC के, वो इसमें ये भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है।
और एक इनकन्सिस्टेंसीज हैं एक सेक्शन 50 पीएमएलए और 160 में। तो सेक्शन 160 सीआरपीसी है वो अप्लाई नहीं करता है प्रोसीडिंग्स जो पीएमएलए के अंदर होती हैं। और पीएमएलए का जो रूल्स भी बताए गए थे और उसके जो रूल्स हैं वो बताए यहाँ पर 2005 में रूल्स बनाए थे। और कहा कि अपीलेंट नंबर 1 मिसलीड भी कर रहे हैं क्योंकि उनका एक रेजिडेंस भी है न्यू दिल्ली में। और ज्यूरिसडिक्शन टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित में ये कहा कि 168 करोड़ था वो ट्रांसफर किया गया था वाउचर्स ऑफ दिल्ली और ओवरसीज में। तो एक एडुकेट नेक्सस भी बनता है अलेज्ड ऑफेंस का, और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है वो फाइल दिल्ली में भी की जा सकती है। और इसलिए एडुकेट नेक्सस जो था वो दिल्ली की टेरिटरी में भी बनता है विद द अलेज्ड ऑफेंस। तो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है वो फाइल कुड हैव बीन फाइल्ड इन दिल्ली अगर वो कंसिस्टेंट होता है विद द लॉ ले डाउन इन कोर्स। एक जजमेंट आई थी राणा अयूब वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की, और बताया कि जो रीजनल ऑफिसर्स क्रिएट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ने वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किए गए हैं और किसी इसी मैनर पे नहीं कि उसके लिमिट करने के लिए कि स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या है, और लिमिट करने के लिए नहीं बनाया है कि अगर ऑफेंस जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कई मल्टीपल स्टेट्स पे आया तो उससे उसकी कहा कि स्कोप ऑफ इंक्वायरी को लिमिट नहीं किया जा सकता। और फिर अपने अपने देखिए सबमिशंस थे, काफ़ी सबमिशंस दिए, और साथ में बताया कि सेक्शन 58 है वो जेंडर न्यूट्रल है और कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता बिटवीन मैन और वुमेन। और इसमें सबमिशंस के बाद क्या है कि और जब लेजिस्लेचर को जरूरत होती कि एक्सेप्शन देना है पीएम वुमेन के फेवर में तो वो प्रोविजन में डाल सकती थी। जैसे सेक्शन 160 का एक प्रोविजन अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रोविजन डाल रखा, तो यहाँ पर कहा कि तो ऐसे में ये कैशियस अमिशियस नहीं कह सकते कि इसमें एक प्रकार की अमिशन हो गई है। तो ये अब यहाँ पर कोर्ट ने सारे इनके जो रेलिवेंट प्रोविजन थे उसको एनालाइज किया। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 4 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 91 क्या कहता है, समन क्या कहते हैं, 160 क्या कहता है। पीएमएलए के भी प्रोविजन से 50 को भी देखा। 51 था जुरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 63 था पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, और सेक्शन 71 कहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ओवर राइडिंग इफेक्ट है। तो यहीं से केस क्लियर हो जाता है कि पीएमएलए के साथ जो भी लॉ इंकंसिस्टेंट था उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर सारा मीन्स रूल्स को भी एनालाइज किया और विजय मंडल की जजमेंट थी उसको भी यहाँ पर कोर्ट ने एनालाइज किया, और यहाँ पर कहा कि सेक्शन 42 है वो बताता है कि जितने भी ऑफेंस हैं वो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, इंक्वायर की जाना चाहिए, और सेम प्रोविजंस लेकिन एनेक्टमेंट ऑफ द टाइमिंग फोर्स जो मैटर इन द मैनर ऑफ प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सेक्शन 42 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये बताता है। और अब यहाँ पर बताया कि अगर हम सेक्शन 71 और 65 पीएमएलए को दोनों के साथ पढ़ें और सेक्शन 4, 2 और 5 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ें तो यहाँ पर कोई प्रकार का डाउट नहीं रह जाता कि पीएमएलए का जो इफेक्ट है अगर कुछ भी लिखा हो इनकंसिस्टेंट में हो तो फॉर द टाइम बिंग फोर्स तो पीएमएलए का इफेक्ट जो है वो मीन्स ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। इसमें ये चीज़ बताई कि पीएमएलए का जो इफेक्ट होगा बेशक कुछ भी कोड में लिखा हो उसमें। तो यहाँ पर ये बताया कि जो काउंसिल्स ने यहाँ पर सबमिशन दी 160 सीआरपीसी जो है और यहाँ पर विजय मंडल की जजमेंट बताया था कि और साथ में कहा कि विजय मंडल की जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए और उन्होंने कहा कि यहाँ से साफ क्लियर हो जाता है कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो अटैचमेंट ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम है और मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें समन्स भी इशू किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट भी लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है जब भी कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए जो कि फुली गवर्नड होता है बाय दिस एक्ट। अब ज्यूरिसडिक्शन पुलिस जो है जो कि गवर्नड होती है चैप्टर 12 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो रजिस्टर नहीं कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और ना ही वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है क्योंकि एक स्पेशल प्रोसीजर जो है वो पीएमएलए के तहत ही दिया गया है जो जिसमें ऑफेंस से रिगार्डिंग में रजिस्ट्रेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना और सेम प्रोसीजर जो है वो स्पेशल प्रोसीजर प्रिवेल करता है सेक्शन 71 पीएमएलए में। और साथ में ये भी कहा सेक्शन 50 है वो जेंडर न्यूट्रल है और कोई प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं करता है। और अगर किसी प्रकार की इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं सेक्शन 50 पीएमएलए की, सेक्शन 160, 161 सीआरपीसी के तहत चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी जो है वो परटेन्स करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट, और सेक्शन 160 जो है वो चैप्टर 12 का जो पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जो चैप्टर के अंदर बताए रखे हैं वो विद इन लिमिट्स और एडजॉर्निंग स्टेशन जिसमें
इंफॉर्मेशन जो हो वो मीन्स पता चले कि इससे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस कैसे रिलेटेड एक्वेंटेड हैं, अगर मीन्स दूसरी जगह भी जाकर तफ्तीश कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 50 जो पीएमएलए का है वो इसमें बताया कि जो नेचर ऑफ इंक्वायरी है वो बनती है प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, वो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है अगर ये देखा जाए तो। और अथॉरिटीज रेफर्ड जो हैं पीएमएलए के तहत अंदर जो आती हैं वो एक पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, जैसा कि विजय मंडल के केस में बताया था। तो और इसलिए जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की करती है अथॉरिटीज पीए सेक्शन 50 के अंदर वो हिट नहीं होती हैं अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है अथॉरिटी की वो एक प्रकार की इंक्वायरी होती है, वो एक प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 50(4) और एविडेंस के तौर पे से एडमिसिबल होती हैं। और अगर कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है सेक्टर 12 ऑफ कोड वो बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे नहीं ली मीन्स उसे एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। और यहाँ पर वही रेलेवेंट प्रोविजन से वो बताए, और अब जो उनके रूल्स भी मतलब बताए गए थे उसको भी कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया। और साथ में कहा कि ये हिट नहीं करता है सेक्शन मीन्स विजय मंडल के केस में साफ बता दिया था कि जो उसमें सेक्शन 50 का बताया था कि ये सेक्शन 50 जो है वो वायलेट करता है, वायलेटिव है अंडर आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट ने कहा कि हम इसे फर्दर एलेबोरेट नहीं करते हैं। और साथ में ये बताया कि विजय मंडल में केस में साफ बता दिया था कि जो सेक्शन 50 है वो अथॉराइज करता है अथॉरिटी को, वो समन किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जो जिसकी अटेंडेंस जिन उन्हें लगता हो कि नेसेसरी है वो एविडेंस के देने के तौर पे, और जिसको पर्सन्स को समन किया गया है तो वो अटेंड करना जरूरी है इन पर्सन या फिर अथोराइजेशन के तहत, ताकि वो सही बोले और वो अपनी स्टेटमेंट दे सके। तो इस स्टेज पे समन के तौर पे पर्सन ये नहीं कर सकता कि उसे प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 संविधान के तहत वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक टेस्टिमेंटियल कंपल्शन नहीं है। जब स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है इंक्वायरी के लिए कोई भी कनेक्शन और प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं होती है। समन जो है वो इशू किए जा सकते हैं विटनेस के तौर पे भी जो अथोराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस जो है आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 25 जो है एविडेंस एक्ट का, वो तभी प्ले होगा अगर जब इन्वॉल्वमेंट होती है इस पर्सन की जिसको नोटिस दिया गया है और उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है जब उसको फॉर्मली अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर उसे अरेस्ट कर लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने, किसी भी व्यक्ति को अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अरेस्ट कर लेती है फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तब कहा तब हिट करती है आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 और आर्टिकल मीन्स सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत। तो यहाँ पर अपने ओपिनियन में ये कहा कि जो लर्नर काउंसिल ने यह बताया कि जो मीन्स जो अपीलेंट्स के थे वो री एजिटेट्स को इश्यूज करने की मीन्स कर रहे थे, उन्होंने री एजिटेट इश्यूज कर रहे थे जो कि ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं विजय मंडल के केस में। तो अब एक एनुअल रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर भी फोकस किया देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का, और सारी टेरिटरी जुरिस्डिक्शन को डिमार्केट किया गया है जोनल ऑफिसर्स ईडी के। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि ये भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया है उसे इंटरप्रिटेट नहीं किया जा सकता कि जो डायरेक्शंस इशू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो अपनी जो एक्सरसाइज जो पावर है वो कॉन्टेम्पलेट जो उनको दी गई है सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट के तहत। और रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया कि ऑफिसेज जो हैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के वो सारे इंडिया में स्प्रेड है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंसेस है वो इन्वेस्टिगेट किए जा सके इफेक्टिव मैनर में, और ताकि पोटेंशियल ऑफेंडर्स हैं उनको रोका जा सके मनी लॉन्डर्स का। प्राइमरी पर्टिनेंटली ये भी कहा कि जो हेडक्वार्टर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है किसी प्रकार की टेरिटरी जुरिस्डिक्शन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बताया कि ये जो प्रेजेंट जो ECIR था वो रिकॉर्ड की गई है HIU में, मीन्स हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट में, और स्पेसिफिक केस था ED का, वो अक्यूज्ड पर्सन्स जो हैं स्पेशल कोर्ट PMLA के तहत वो फाइल किया गया है वो 168 करोड़ का, जो कि एलिजिडली रिसीव बाय जो इंस्पेक्टर हैं उनका नाम बताया गया है। और उन्होंने कहा कि वो पैसे उन्होंने पॉलिटिकल बॉसेस को देने थे और जो कि ट्रांसफर किए गए थे वाउचर्स से दिल्ली और ओवरसीज में। तो यहाँ पर ये साफ एस्टेब्लिश कर रहा है कि एडुकेट नेक्सस था ऑफेंस और ऑफेंडर विद द टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार की इलीगलिटी नहीं है जो समन दिए गए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने
अपीलेंट्स को कि उन ऑफिस में आए, और जिनका टेरिटरी जुरिस्डिक्शन भी है, जो क्योंकि जो पार्ट ऑफ ऑफेंस था वो अलेज्ड इन द कंप्लेंट में बताया गया। तो यहाँ पे बताया कि ये भी डिस्प्यूट नहीं है कि अपीलेंट नंबर 1 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस भी है। तो यहाँ पर कहा कि हमें कोई सब्सटेंस नहीं पाया गया जो समन्स इशू किए गए थे सेक्शन 50 के तहत, और सब सेक्शन 3 और P50 हर पर्सन को समन था, वो दे आर बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू अथॉराइज्ड एजेंट, जो ऑफिसर ने जैसा डायरेक्ट किया है, ताकि वो स्टेट कर सकें ट्रुथ जो भी सब्सटेंस एक्सपेक्टिंग है और जिनका एग्जाम किया जा रहा है, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो एवरी प्रोसीडिंग जो सब सेक्शन 2 है 3 है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है विद इन दी सेक्शन 193 और सेक्शन 220 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत। और अगर कोई भी व्यक्ति इंटेंशनल डिसोबे करता है तो सेक्शन 63 सब पार्ट 4 के तहत उसका और जो डायरेक्शंस जो को डिसोबे करता है तो अंडर 50 सेक्शन 50 के तहत वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 174 इंडियन पीनल कोड में। और इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए यहाँ पर कोई मेरिट नहीं पाया अपील में, और इसलिए अपील को खारिज कर दिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।